Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Students, now we will do next question of cost sheet. अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ न्यू पॉइंट्स मिलेंगे. वो क्या है कि भी कुछ मिसिंग फिगर्स हैं, तो वो मिसिंग फिगर्स की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है. दिस इज़ द न्यू पॉइंट इन कॉस्ट शीट विच वी विल हैव टू कवर इन दिस वीडियो. सो उसके लिए अब हमने कुछ टेक्निक लगानी है. वो मिसिंग फिगर्स को फाइंड आउट करने के लिए वी विल प्रिपेयर रिवर्स कॉस्ट शीट. अब रिवर्स कॉस्ट शीट क्या है कि भी हम कॉस्ट शीट बनाएंगे और हमने बैकवर्ड मूव करना है ताकि मिसिंग फिगर्स को फाइंड आउट किया जा सके. लेट्स स्टार्ट. फॉलोइंग इन्वेंट्री डेटा रिलेट टू XYZ लिमिटेड. अब इसमें हमें इन्वेंट्री जो स्टॉक है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों ही गिवन है. फिनिश्ड गुड्स का डाटा गिवन है, वर्क इन प्रोग्रेस एंड रॉ मटेरियल, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में उन्होंने दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. अब ये कुछ नए पॉइंट्स हैं, कुछ नई टर्म्स हैं जो समझनी बहुत ज़रूरी हैं. टोटल ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. उसके बाद टोटल गुड्स प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड, इनकी वैल्यू गिवन है. फैक्ट्री ओवरहेड्स गिवन है. डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड गिवन है. अब हमने फाइंड आउट क्या करना है. डिटर्मिन रॉ मटेरियल परचेज. नंबर 2 डिटर्मिन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंकर्ड. एंड नंबर 3 डिटर्मिन COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फाइंड आउट करना है. अब now we will prepare format of cost sheet like this. Statement of cost, जो भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, पर्टिकुलर्स का कॉलम, डिटेल का कॉलम एंड अमाउंट का कॉलम. अब सबसे पहले हमने वैसे ही जो चीज़ें गिवन है, जैसे हम सिंपल कॉस्ट शीट बनाते हैं उसी तरह हमने वो चीज़ें लिख लेनी है, नोट डाउन कर लेनी है. और जो चीज़ें मिसिंग होंगी हम बाय फॉलोइंग द बैकवर्ड थ्योरी, मतलब हमने पीछे जाके बैकवर्ड मूव करके कॉस्ट शीट में उन चीज़ों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब वो कैसे करना है, जैसे सबसे पहले हम नॉर्मली अपनी जो जो आइटम्स गिवन हैं उनको फिल कर लेंगे. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें हम क्या ऐड करते हैं, परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल. इसमें हम लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. तो ये हमारे पास फिगर आ जाती है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की. उसके बाद इसमें हम ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर, तो हमारे पास आ जाती है प्राइम कॉस्ट. अब इसमें हम फर्दर ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स. जब इन फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है वर्क्स कॉस्ट इंकर्ड. वर्क्स कॉस्ट इंकर्ड, या फिर जिसे हम दूसरा नाम इसका क्या है, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट. अब इसमें हमने फर्दर ऐड करने हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और इसमें से हम लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. तो अभी तक हम जितनी इंफॉर्मेशन फिल कर ली है, जितनी हमने ये नोट डाउन कर ली है पर्टिकुलर्स, अब हम उनकी फिगर्स साथ साथ में फिल करते हैं. तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है 90,000. उसके बाद हमने परचेजेस जो हैं ये फाइंड आउट करनी है. परचेजेस वी हैव टू फाइंड आउट. तो ये
जगह हम इसकी खाली रखेंगे। उसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है दैट इज़ 95,000। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम भी हमें गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड गिवन है 1,93,000। उसके बाद डायरेक्ट लेबर भी हमने फाइंड आउट करनी है। तो फिर जब ये चीज़ें फाइंड आउट होती हैं तो हम वहीं से निकाल सकेंगे प्राइम कॉस्ट। अब हमें और क्या गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड्स वो गिवन है 1,67,000 और ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है 70,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है 80,000। अब इस क्वेश्चन में हमें एक तो न्यू लाइनें गिवन हैं जिनका मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब वो क्या है, हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। उन गुड्स की कॉस्ट क्या है जो हमारे पास अवेलेबल थी सेल करने के लिए। देखो एक कंसेप्ट क्या होता है COGS का, एक कंसेप्ट होता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम क्या करते हैं, उसमें जो भी हमारी ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई होती है उसमें हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस करते हैं। ऐसे ही होता है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस करते हैं। लेकिन अब जो कंसेप्ट गिवन है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो अब इसका मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का मतलब क्या है कि अब इन दोनों का अंतर है, जो COGS है और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन्स जो चीज़ें हमने बेची उनकी हमें क्या कॉस्ट पड़ती थी, तो इसमें हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस करते हैं। और ये क्या है कि जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी, चाहे वो बिकी चाहे नहीं, बात वो नहीं है, मेरे पास जो बेचने के लिए सामान अवेलेबल था उसकी कॉस्ट क्या है। तो इसका मतलब इसमें हम जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को माइनस नहीं करेंगे, उसको माइनस नहीं करेंगे। तो एक तो ये है इस क्वेश्चन का न्यू पॉइंट, हमने बस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग वैल्यू ऐड करनी है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की। तो जब हम ये काम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब हमारे पास दूसरा कंसेप्ट क्या है, ये था पहला कंसेप्ट। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है कि भी जो टोटल गुड्स प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब हमने जितना भी पीरियड की हम बुक्स बना रहे हैं उसमें कितनी गुड्स के ऊपर प्रोसेसिंग की। तो जो हमने इस साल मैन्युफैक्चर नया किया है उसके ऊपर प्रोसेसिंग की, जो पुरानी भी गुड्स पड़ी थी उसके ऊपर भी प्रोसेसिंग की। अब हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब हमारे पास वर्क्स कॉस्ट इंकर्ड आती है जिसका दूसरा नाम क्या है, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, तो उसमें हमने ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये मेरे पास आ जाएंगी टोटल गुड्स प्रोसेस्ड, कितनों के ऊपर हमने प्रोसेसिंग की, हमने वो चीज़ें टोटल लेनी है, सारी की सारी लेनी है।
दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक वाली भी लेनी है, तो दैट मीन्स यहाँ भी हमने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को डिडक्ट नहीं करना। ठीक है, तो वर्क कॉस्ट इंकर्ड में जब हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल गुड्स प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड। तो ये चीज़ें दो नए पॉइंट्स हैं जो आपके लिए समझने बहुत ज़रूरी थे इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब जो मैंने आपको डिटेल दी इस वर्क इन प्रोग्रेस वाले की, टोटल गुड्स प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड, उसको हम फिल करते हैं सो दैट हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकें। तो ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट या वर्क कॉस्ट इंकर्ड में हमने जब ओपनिंग स्टॉक ऐड किया तो ये हमारे पास आ गई टोटल गुड्स, ये हमारे पास आ गई टोटल गुड्स प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई कितनी हमने गुड्स की प्रोसेसिंग की, तो ये वैल्यू है हमें गिवन, दैट इज 6,54,000। अब यहाँ से बैकवर्ड मूव करना पॉसिबल है, और जब भी याद रखो हमने बैकवर्ड मूव करना है तो हमारे जो साइन है वो रिवर्स हो जाएंगे। ऐड वाली चीज़ को हम माइनस करेंगे और माइनस वाली चीज़ को हम ऐड करेंगे। ये याद रखना है कि जब भी बैकवर्ड मूव करना है ऐड वाली चीज़ को हम माइनस करेंगे और माइनस वाली चीज़ को ऐड करना है। तो ये जैसे अब जैसे ये मेरे पास टोटल गुड्स प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड हैं 6,54,000, जिसमें हमने ऐड किया हुआ है, मतलब इसका जो अगर बैकवर्ड मूव करें तो ऊपर क्या है, ऐड ओपनिंग स्टॉक। तो अब बैकवर्ड जाने के लिए इसको हम माइनस कर देंगे, माइनस ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कर दी, तो ये आया 5,84,000। तो मेरी वर्क कॉस्ट इंकर्ड कितनी आ गई, जो चीज़ें मिसिंग थी हम इस तरह निकाल लेंगे बैकवर्ड मूव करके। ये फिगर थी मेरे पास जिसमें से मैंने इस चीज़ की 70,000 की वैल्यू एडजस्ट कर दी। ये यहाँ ऐड था तो मैंने उसको अब माइनस कर दिया, तो वर्क कॉस्ट इंकर्ड आ गई 5,84,000। अब इसमें ऊपर देखो ऐड है फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये जो फिगर आई है इसमें से हम माइनस कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स की वैल्यू, तो ये हमारे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट 4,17,000। तो ऐसे प्राइम कॉस्ट की वैल्यू भी आ गई। अब अगर इसमें देखें तो फिर ऊपर हमें गिवन है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, ये वाले हिस्से को एडलेस करके हमारे पास कंज्यूम्ड वैल्यू आती है, वो हमें निकाली गिवन है 1,93,000। तो अगर मैं इस फिगर में से मटेरियल की वैल्यू माइनस कर दूं, क्योंकि देखो दो ही चीज़ें हैं, एक मटेरियल है एक लेबर है, जिसको ऐड करके प्राइम कॉस्ट बनी है। तो अगर मैं प्राइम कॉस्ट में से मटेरियल की वैल्यू छोड़ दूं, माइनस कर दूं, तो डायरेक्ट लेबर की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2,24,000। अब हमारे पास डायरेक्ट लेबर भी आ गई। उन्होंने हमें सेकंड पॉइंट में फाइंड आउट करने को बोला था डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट उन्होंने हमें रॉ मटेरियल परचेज फाइंड आउट करने का बोला है। अब क्या करेंगे, देखो मेरे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम की फिगर है, इसमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस हुआ है और ओपनिंग ऐड। तो हम क्या करेंगे, जो रॉ मटेरियल कंज्यूम की फिगर है उसका क्लोजिंग वाला माइनस हुआ है तो उसको हम ऐड कर देंगे, और ओपनिंग वाला ऐड हुआ है तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो ये 1,98,000 मेरे पास क्या आ गया, रॉ मटेरियल की परचेज। ये मेरी आ गई बैलेंसिंग फिगर, इसको भी हमने कैलकुलेट किया है। तो इस तरह से जो भी चीज़ें हम फाइंड आउट कर रहे हैं उनकी कैलकुलेशन आप बहुत ध्यान से देखो। अगर हम वैसे ही फॉर्मेट बनाओ, कुछ भी नया काम नहीं करना, और जो चीज़ें गिवन हैं उनको फिल करो, उनको पुट करो, और कहीं ना कहीं से आपको पीछे आगे मूव करने का वे मिल ही जाएगा जिससे आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर सकोगे।
तो फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने पूछा था रॉ मटेरियल परचेज, वो भी हमने फाइंड आउट कर दिया। फिर उन्होंने कहा था डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वो भी हमने फाइंड आउट कर दी। अब थर्ड पॉइंट में उन्होंने बोला है COGS। तो COGS में हम अब आगे क्या करेंगे, अभी हमें आगे कॉस्ट शीट और बनानी पड़ेगी। तो अब इसमें देखो, जब हमने वर्क कॉस्ट इंकर्ड में ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड किया तो ये आता है 6,54,000। इसमें हम लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये फिगर आ जाएगी 6,54,000 में से जब हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करते हैं, ये आ जाता है 5,74,000। ये मेरी नेट वर्क्स कॉस्ट आई है, जिसको हम लिख सकते हैं वर्क्स कॉस्ट या फिर नेट वर्क्स कॉस्ट, जो आपकी एक्चुअल में फैक्ट्री कॉस्ट है। तो अब ये आई है 5,74,000। इसमें हम ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वो हमें नहीं गिवन। अगर मैं इसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऐड करती तो मेरे पास आती कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन मेरे पास नहीं गिवन, तो यही मेरी अब क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यही वैल्यू ही है, क्योंकि ऑफिस ओवरहेड्स ही नील है। अब इसमें हम ऐड करते होते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो हमारे पास आती है COGS। तो अब देखो वर्क्स कॉस्ट हमारे पास आई थी 5,74,000। यही मैंने आपको क्या बोला है कि भी यही चीज़ अगर मैं इसको इधर ही आगे प्रोसीड करूं तो यही मेरी चीज़ क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हमें गिवन है 1,10,000, जिसमें हम आगे लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो ये हमारे पास आ जाएगी COGS। कुछ मैंने नया काम नहीं किया, जो आपको पहले स्पेसिमेन सिखाया था कि कैसे कॉस्ट शीट बनानी होती है, सेम उसी ही फॉर्मेट को फॉलो किया है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दूँगी जिसमें फॉर्मेट सारा समझाया था कि कैसे कैसे कॉस्ट शीट हम प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछी हुई थी। एक था रॉ मटेरियल परचेज, वो हमने निकाला। उन्होंने लेबर पूछी हुई थी, ये चीज़ हमने कैलकुलेट की। और फिर उन्होंने हमें पूछा था COGS, तो वो हमने फाइंड आउट किया। तो ये चीज़ें, ये हमारा नेट अब आंसर आ गया। तो इस तरह से हम कॉस्ट शीट में मिसिंग फिगर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। Now next question is, on June 30, 2019, flash flood damaged the warehouse and factory of ABC Corporation, completely destroying the work in progress inventory। तो आग लगी तो बहुत ज़्यादा completely उनका नुकसान हो गया work in progress का। There was no damage to either of raw material or finished goods। तो रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री का नुकसान नहीं हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री का नुकसान हुआ। जब उन्होंने फिज़िकली वेरीफाई किया सारा कुछ, तो उन्हें क्या इंफॉर्मेशन मिली। अब देखो, फिज़िकल वेरिफिकेशन आफ्टर द फ्लड। आफ्टर द फ्लड मीन्स उन्होंने फिर ये 30 जून की इंफॉर्मेशन है, जो वो कह रहे हैं कि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के बाद उन्हें क्या डिटेल मिली। तो ये आपको जो फिगर्स गिवन है ये 30 जून की गिवन है। तो तब रॉ मटेरियल था 62,000, वर्क इन प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं बचा, और फिनिश्ड गुड्स थे 1,19,000। और इसके ऑपोजिट जो इन्वेंट्री 1 जैन की थी, मतलब 1 जनवरी दैट इज़ ओपनिंग, ये 30 जून वाली होगी उनकी क्लोजिंग इन्वेंट्री, और जो 1 जैन की है दैट इज़ ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री उनकी रॉ मटेरियल की थी 30,000, वर्क इन प्रोग्रेस की 1 लाख, फिनिश्ड गुड्स की 1,40,000।
अब जब बुक्स को रिव्यू किया गया, रिव्यू ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स डिस्क्लोज्ड दैट द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हिस्टोरिकली अप्रॉक्सीमेटेड 25% ऑफ सेल। तो जीपी का मार्जिन कितना है? 25% ऑफ सेल्स। द सेल्स फॉर द फर्स्ट 6 months ऑफ 2019। तो ये जो हमें 6 महीनों की इंफॉर्मेशन गिवन है, Jan 1 से June 30 तक का डाटा गिवन है, इसी पीरियड की ही आपको पहले 6 महीनों की ही इसी की ही सेल्स बताई हुई हैं। वो क्या हैं? 3,40,000। रॉ मटेरियल परचेज हुआ 1,15,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इसी पीरियड की फॉर दिस पीरियड वर 80,000 and manufacturing overheads has historically been 50% of direct labor। तो ओवरहेड्स, जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मीन्स प्रोडक्शन के खर्चे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, ये कितने आए? लेबर का 50%। तो कंप्यूट करनी है कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री लॉस्ट एट June 30। तो June 30 को कितनी वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री का नुकसान हुआ? देखो ऊपर ही क्वेश्चन में उन्होंने हमें बताया कि जितनी भी वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री थी वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो गई। दैट मीन्स अगर हम June 30 की क्लोजिंग जो भी वर्क इन प्रोग्रेस अगर फाइंड आउट कर लें तो इसका मतलब हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री लॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि जो इस दिन का स्टॉक होएगा वही इस दिन का लॉस भी है, सारी ही इन्वेंट्री जली है। तो उसके लिए उन्होंने हमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट फाइंड आउट करने को बोला है। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। अब क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, तो हमने ऊपर लिखा है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अब इस चीज़ में आप ध्यान दीजिए, जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया है 16th, उसमें मैंने ऊपर सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट लिखा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट इंफॉर्मेशन है ही नहीं। हमने सारा ही डाटा कॉस्ट का फाइंड आउट किया, और जहाँ हमारी COGS आ गई वहाँ पे क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। उन्होंने हमें COGS तक ही फाइंड आउट करने को बोला था। तो क्योंकि इस कॉस्ट शीट में गिवन नहीं थी प्रॉफिट इंफॉर्मेशन, तो हमने ऊपर भी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ही लिखना है। ठीक है। अब हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है 30,000, परचेजेस गिवन थी 1,15,000, और जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है दैट इज़ 62,000। तो ये चीज़ें हम करेंगे ओपनिंग में, परचेजेस ऐड क्लोजिंग माइनस, तो हमारे पास आ जाएगी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये आ जाएगा 83,000। अब डायरेक्ट लेबर गिवन है 80,000, डायरेक्ट लेबर इज़ 80,000, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। अब इसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो हमें उन्होंने कितने बोले हैं? 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो लेबर है 80,000, उसका 50% किया, दैट इज़ 40,000। तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करेंगे तो ये हमारी आ गई ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, या फिर जिसे हम कह सकते हैं वर्क्स कॉस्ट इनकट। अब इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो जब हम ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 3,03,000। अब है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये अभी हमें गिवन नहीं है, इसे हमने फाइंड आउट करना है। तो अब इसके लिए आगे देख लेते हैं, और हमें क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है जो रह गई है वो फिल कर लेते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स गिवन है
1,40,000 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज़ 1,19,000। अब सेल्स गिवन थी इस पीरियड की, सेल्स गिवन है 3,40,000 और हमें उन्होंने बताया है प्रॉफिट डाटा गिवन है 25% ऑफ सेल्स। तो यहाँ हम प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन फिल कर देते हैं। प्रॉफिट है 25% ऑफ सेल्स। तो जो हमें सेल्स गिवन है 3,40,000 उसका 25% करेंगे, ये प्रॉफिट आ गया 85,000। अब उसी तरह ही, क्योंकि अब जितनी देर तक हमारे पास ये चीज़ नहीं आएगी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, हम वर्क कॉस्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते, इधर से क्वेश्चन आगे मूव नहीं कर सकता। इसीलिए हम अब बैकवर्ड मूव करेंगे, क्योंकि हमें नीचे की इन्फॉर्मेशन गिवन है, हम वहाँ से बैकवर्ड मूव कर सकते हैं। सेल्स में से जब हम प्रॉफिट माइनस कर देंगे 3,40,000 में से 85,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी टोटल कॉस्ट। अब क्योंकि मेरे क्वेश्चन में कोई मुझे कॉस्ट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स नहीं गिवन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स नहीं गिवन, बस फिनिश्ड गुड्स तक की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो जो भी आई मेरे पास कॉस्ट उसको मैंने सीधा टोटल कॉस्ट ही लिख दिया। तो टोटल कॉस्ट आई है 2,55,000। अब इसमें से जो क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश्ड गुड्स के ऊपर इंफॉर्मेशन है वो माइनस में है, उसको ऐड कर देंगे। इसमें हम बैकवर्ड मूव करना है तो साइन रिवर्स कर देंगे, और ओपनिंग वाला ऐड था उसे हम माइनस कर देंगे। तो ये आ जाता है 2,34,000। तो ये आ गई वर्क्स कॉस्ट की इंफॉर्मेशन 2,34,000। ये नेट वर्क्स कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट जो फैक्ट्री कॉस्ट है हमारी। अब हमारे पास ये चीज़ गिवन है 3,03,000, इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड हुआ है, और इधर से हमारे पास नेट वर्क्स कॉस्ट है। तो इन दोनों का हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो आएगी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसमें से मैंने माइनस कर दी ये फिगर, तो इट कम्स आउट टू बी 69,000। ये आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क्स इन प्रोग्रेस। तो हम आप चेक करके देख लो कि भी अगर मैं 3,03,000 में से 69,000 माइनस करूँगी तो मेरे पास वर्क्स कॉस्ट आ जाएगी 2,34,000। इतनी ही फिगर मेरे पास वापस आ जाएगी। तो इसके साथ हम मेंशन कर सकते हैं कि ये है हमारी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी। जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी मैंने वो चीज़ें फिल की, तो उससे अपनी कॉस्ट शीट को कंप्लीट किया। ऊपर से हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने बाकी क्वेश्चन किए, जैसे जैसे फॉर्मेट को फॉलो किया है। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उसको ओपन करके आप वो फॉर्मेट का सारा देख सकते हो। बाकी हम जब वर्क्स कॉस्ट आ जाती है उसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करते हैं, लेकिन वो नहीं किए क्योंकि गिवन नहीं है। तो हमने सीधा फिनिश्ड गुड्स की जो इंफॉर्मेशन ऐड की, तो यही मेरी COGS है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी नहीं है, तो यही मेरी टोटल कॉस्ट है। यहाँ से जाके क्योंकि एक फिगर मिसिंग थी तो मेरा क्वेश्चन आगे मूव नहीं कर रहा था, तो आपको कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी ही होएगी ऊपर नीचे भी, हम वहाँ से मूव कर सकें, अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकें। तो मुझे सेल्स और प्रॉफिट का डाटा गिवन था, तो इस तरह से हम बैकवर्ड मूव कर गए और अपनी कॉस्ट शीट को हमने कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हम इस वर्कशीट को, इस कॉस्ट शीट को बनाएंगे। अब हमें उन्होंने फाइंड आउट करने को बोला है कि भी आप फाइंड आउट करो स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस जो लॉस्ट हुआ। तो जितना भी सामान मेरा वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ा था 30 जून को, उतना ही सारे का सारा मेरा लॉस्ट हो गया। 30 जून को वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री थी 69,000। तो यही इन्वेंट्री है वर्क इन प्रोग्रेस लॉस्ट की भी, क्योंकि सारे का सारा ही वेस्ट हुआ है।
तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन में आंसर निकाल लेंगे. स्टूडेंट्स, इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.